कैथरीन का पिछला जीवन बड़े ही दर्दनाक तरीके से समाप्त हुआ। बीमारी, अकेलापन, सामाजिक बहिष्कार, दर्द, इन सबको भोगते हुए अंततोगत्वा जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई, उस समय भले ही उसके शरीर में, मन में लाखों कष्ट थे, पर मृत्यु के उपरांत उसने खुद को बहुत हल्का और सारे कष्टों से रहित पाया। उसे किसी पीड़ा का आभास नहीं हो रहा था। खुद को इतना हल्का महसूस कर रही थी मानो वो यहाँ वहाँ तैर रही हो, एकदम भार मुक्त। और इन सब के साथ साथ उसने एक चमकदार रोशनी का भी जिक्र किया। यह समय था जब उसने एक शरीर छोड़ दिया था और अभी तक दूसरा शरीर धारण नहीं किया था उसने, आत्मालोक का। और इसी अवस्था में रहते हुए वो देवात्माओं के संदेश डॉक्टर विश तक पहुंचाती थी। इस बार भी डॉक्टर विश को इंतजार था कि कुछ जानकारियां मिलेंगी, पर हुआ क्या? कैथरीन दोबारा से एक नए जीवन के लिए प्रस्थान कर जाती है, आत्मालोक से पुनः वापसी इसी धरती पे। एक नई देह, नया जीवन और नए चैलेंजेस। चलिए उसके अगले जीवन काल में प्रवेश करते हैं। और वैसे भी उसके पीछे चलने के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी क्या है? खैर, उसने खुद को एक ऐसी जगह पे पाया जहाँ कोई नाटक चल रहा था। नाटक में लोगों ने मजाकिया किस्म के मुखौटे लगा रखे थे, जिसके कारण उनके चेहरे ढके हुए थे। अब ये जो पूरा परिदृश्य था वो किसी कार्निवल जैसा था, यानी उस समय का कोई उत्सव जैसा जो उस जगह पर होता होगा। लोग परफॉर्म कर रहे थे, एक लंबे चोंगे और मुखौटे से अपने चेहरे को ढक रखा था। अच्छा, कैथरीन वहाँ के वातावरण को भी देख पा रही थी। शायद ये कार्यक्रम खुले में हो रहा था। वो कहती है कि यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। जैतून के बहुत सारे पेड़ चारों तरफ हैं, बहुत सी इमारतें भी हैं जिनके खंभे गोल आकृति के हैं। अब डॉक्टर विश का पहला सवाल ही यही था कि भैया तुम कैसी दिख रही हो, पहले खुद को ही देख लो। इस पे वो कहती है कि मेरे बाल सुनहरे हैं, जिसकी मैंने एक चोटी बना रखी है। अब कैथरीन थोड़ा सा यहाँ पे रुकती है। अच्छा, क्या तुम्हें तारीख का पता है? कौन सी तारीख है आखिर? नहीं, मुझे तारीख का पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ जो लोग हैं क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, मेरे पति हैं जो ठीक मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा, कैथरीन जिन शब्दों का चयन कर रही थी वो बहुत पुराने से लग रहे थे, उसके वर्तमान भाषा शैली से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। अब डॉक्टर विज ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पिता भी वहाँ हैं? इस पे वो कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा, पर आप वहीं कहीं आसपास हो। भले ही इस वक्त आप मेरे साथ नहीं हो, पर उस जगह पर कहीं हो। डॉक्टर विज को अंदाज़ा तो लग गया था कि कैथरीन 35 शताब्दी पीछे चली गई है। उस समय वो एक शिक्षक डियोजिनस के रूप में थे। खैर, वो आगे पूछते हैं, मैं वहाँ क्या कर रहा था? आप वहाँ कुछ देख रहे थे, कुछ पढ़ा भी रहे थे। हाँ, आप पढ़ा रहे थे। हम आपसे सीखते थे, हमने आपसे सीखा था। चौकोर, गोलाकार, मज़ेदार चीज़ें। डियोजिनस, आप वहाँ हैं? अच्छा ठीक है, इसके अलावा तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? इस पे कैथरीन कहती है, आप बूढ़े हैं, आपसे मेरा कोई रिश्ता है, आप मेरी माँ के भाई हो, यानी मामा। तो क्या तुम मेरे परिवार में किसी और को भी जानती हो? हाँ, मैं आपकी पत्नी और आपके बच्चों को भी जानती हूँ। आपके 2 बेटे हैं और दोनों मुझसे बड़े हैं।
मेरी माँ की मौत हो चुकी है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में दुनिया को छोड़ दिया था। मेरा लालन पालन मेरे पिता ने किया, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, गर्भवती हूँ। डर भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय मैं मरना नहीं चाहती। अच्छा, उसकी माँ के साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था। शायद उन्होंने भी बच्चे के जन्म के समय ही दम तोड़ा था। इसी वजह से कैथरीन भी डर रही थी। उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया था कि कहीं मैं भी न मर जाऊं, मेरे साथ भी वो घटना ना हो जाए। ये उसका पहला बच्चा था, लाजमी भी था डर। आगे वो कहती है कि लगता है डिलीवरी का समय करीब आ गया है। चलने फिरने में मुझे दिक्कत हो रही है। मौसम बहुत ठंडा है। बच्चा जन्म लेने ही वाला है। अब डॉक्टर वेस पूछते हैं कि इस समय तुम कहाँ हो। मैं एक पत्थर जैसी चीज़ पे लेटी हुई हूँ। वो काफ़ी ठंडा है। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। किसी को मेरी मदद करनी चाहिए। हाँ, किसी को मेरी मदद ज़रूर करनी चाहिए। वो बहुत करा और हाँफ रही थी। प्रसव के दौरान उसे कई मिनटों तक तड़पना पड़ा। इन सब के बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। बहुत सारा खून बह गया था, जिसकी वजह से वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। जब उससे उसकी बेटी का नाम पूछा गया तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरे पति भी बहुत खुश हैं। अब डॉक्टर विज ने उसे कुछ मिनटों की नींद लेने को कहा, जिससे वो खुद को तरोताज़ा महसूस कर सके। कुछ मिनटों बाद, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ, मैंने कुछ जानवर देखे। वो अपने पीछे कुछ लाद कर चल रहे थे। उनके ऊपर कुछ डलिया जैसा लदा हुआ है। इन डलियाओं में कोई चीज़ है, खाना। कुछ लाल फल भी हैं। क्या वो काफ़ी खूबसूरत ज़मीन है? हाँ, वहाँ बहुत से फल हैं। तो क्या तुम उस ज़मीन का नाम जानती हो? कोई बाहरी व्यक्ति जब तुम्हारे गांव के बारे में पूछता होगा, उसका नाम पूछता होगा, तो तुम क्या बताती हो? कैथेनिया। जी, कैथेनिया है। ये कोई ग्रीक गांव लगता है। मैं नहीं जानती। क्या आप जानते हो? आप तो गांव से दूर जा चुके थे ना, और फिर वापस आए थे। पर मैंने ऐसा नहीं किया था। अब ये एक नया पेच फंस गया था, क्योंकि डॉक्टर विज उस जिंदगी में उसके मामा थे, बुजुर्ग थे और जानकार भी थे। इसीलिए कैथरीन उन्हीं से सवाल पूछ रही थी। अब विडंबना ये कि डॉक्टर विज भला क्या जाने। वो तो कैथरीन थी जो सब कुछ बता रही थी, उन्हें थोड़े ना कुछ पता था। लेकिन अब भाई बड़े हो, जानकार हो, शिक्षक हो, मामा हो, यात्रा भी की है आपने, तो वो बेचारी बच्ची तो आपसे पूछेगी ही ना। अब डॉक्टर विज ने अपने सवाल से उसे घुमाया। तो क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने गांव में ही बिताई? हाँ, पर आप तो यात्रा कर रहे थे। आप जान सकते हो कि आपने क्या पढ़ाया। आपने यात्रा से सीखा, जमीन के बारे में सीखा, कई व्यापारिक रास्तों को सीखा। इसलिए आप सबके सामने नक्शे रख सकते हो। आप बुजुर्ग हो, युवा लोगों के साथ जाएंगे, क्योंकि आप नक्शों के बारे में समझते हो, जानकार हो। नक्शों से तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर विज ने सवाल किया। नक्शे, आप उन संकेतों को जानते हो, आप उनको बनाने में मदद कर सकते हैं। नक्शे बनाने में उनकी मदद। अच्छा, क्या तुम गांव के अन्य लोगों को भी पहचानती हो? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती।
किंतु मैं तुम्हें जानती हूँ। सही है, पर हमारे संबंध कैसे हैं? इस पे कैथरीन कहती है कि बहुत अच्छे। आप बहुत दयालु इंसान हैं। मुझे आपके आगे बैठना अच्छा लगता है। ये बहुत ही सुविधाजनक है। आपने हमारी बहुत मदद की है। मेरी बहन की मदद की थी। इस पे डॉक्टर विस कहते हैं कि हाँ, पर अब समय आ गया है जब मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ ना। नहीं, कैथरीन डॉक्टर विस की मौत का सौदा करने को तैयार नहीं थी। खैर, वो आगे कहती है कि मैं कुछ चपटी, सपाट और पतली रोटियां देख रही हूँ। लोग रोटियां खा रहे हैं, मेरे पिता, मेरे पति और मैं। इसके अलावा वहाँ गांव के और लोग भी हैं। ये कोई त्योहार है। क्या तुम्हारा बच्चा भी वहाँ है? हाँ, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मेरी बहन के साथ है। अपनी बहन को करीब से देखो। पहचानती हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम अपने पिता को पहचान पा रही हो? हाँ, वो एडवर्ड है। एडवर्ड याद है आपको? ये वही एडवर्ड है जिन्होंने कैथरीन को डॉक्टर विस से मिलने की सलाह दी थी। खैर, वो आगे कहती है कि वहाँ अंजीर और जैतून के पेड़ हैं, लाल फल हैं, चपटी रोटियां हैं और कुछ भेड़ों को उन्होंने मार दिया है। अब वे उसे सेक रहे हैं। इसके बाद वो कुछ समय के लिए चुप हो जाती है। एक लंबे विराम के बाद वो कहती है कि मैं कुछ सफ़ेद देख रही हूँ। ये चौकोर बक्से सा है जिसमें मरे हुए लोगों को डाला जाता है। तो क्या कोई मरा है? हाँ, मेरे पिता। लेकिन अभी उन्हें देखना मुझे पसंद नहीं। शायद कैथरीन अपने पिता को इस स्थिति में नहीं देख पा रही थी। वो आगे कहती है कि वो उन्हें दफन करने के लिए कहीं दूर ले जाएंगे। काफ़ी उदास थी वो। हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक तरह से वो उस दर्द से उसे हटाना चाहते थे, ध्यान भटकाना कह लीजिए। वो कहती है कि मुझे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। अब डॉक्टर विस के सवाल का जवाब देकर वो फिर से दुखी हो गई। वो कहती है कि उनके शरीर को किसी ढक्कन के नीचे रख दिया गया है, मतलब उनके पिता के शरीर को। कैथरीन अपने पिता की मृत्यु से इस वक्त बहुत उदास दिख रही थी। खैर, डॉक्टर विस ने उससे आगे पूछा कि क्या इस समय मेरी भी मौत हो गई है? नहीं, हम लोग अंगूर का कोई पेय पी रहे हैं, एक कप में। अच्छा, अब मैं कैसा दिखता हूँ? आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? नहीं, जब आप मरेंगे ना तो मैं अकेली हो जाऊंगी। क्या तुम अपने बच्चों के लिए जिंदा रहोगी? वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। हाँ, पर आप बहुत कुछ जानते हो। वो बच्चों जैसी बात कर रही थी। कैथरीन, तुम भी बहुत कुछ जानती हो। तुम सुरक्षित रहोगी। डॉक्टर विज ने उसे आश्वासन दिया। डॉक्टर विज की बातें सुनकर अब वो थोड़ा सा विश्राम अवस्था में थी। कुछ देर बाद उससे फिर पूछते, डॉक्टर विज, क्या तुम पहले से ज़्यादा शांत हो? अब तुम कहाँ हो? मैं नहीं जानती।
अब इस वार्तालाप के साथ ही कैथरीन धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक अवस्था से बाहर आने लगी। इस जीवन काल में वो मौत का भी अनुभव नहीं कर पाई थी। डॉक्टर विज का ये सप्ताह केवल 2 जीवन कालों की जानकारी जुटाने में ही बीत गया। देवात्माओं का इंतजार व्यर्थ था। जब डॉक्टर विज ने पूछा कि क्या वो देवात्माओं से बात कर सकती है, इस पे उसने कहा, नहीं, मैं उस लोक में नहीं पहुंची थी। मैं बोल नहीं सकती कुछ जब तक मैं पहुंच न जाऊं। एक लंबा इंतजार। फिर डॉक्टर विज उसे समाधि से बाहर लाते हैं। अब इंतजार था अगले हफ्ते और अगले सेशन का। मिलते हैं एक नए जीवन काल के साथ।